हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि हम संडे टू संडे जो है एक एक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज इस संडे हम कवर करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में, यानी कि ये कब आया था। ठीक है, और मतलब जो है कब ये जो है संसद से पेश हुआ था। ठीक है, इसको मतलब पूरे तरीके से इसको हम कवर करेंगे। अगर ये आपने क्लास पूरी कर ली, फिर जो है आप इससे संबंधित कितने भी क्वेश्चन हैं सभी को लगा लेना। इस क्लास से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है हमारा, जो कि यूपीएसआई ओरिएंटेड है हमारा। यहाँ से क्वेश्चन जो है अधिकतर हमारा बनता है। 2017 में बना था और 2021 में भी इससे हमारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, आप साथ में कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। और जो दोस्तों इसमें स्लाइड में एक और चीज़ है, सभी को नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा कि जो हमारा पोक्सो है, ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हमारी, पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे हम। जो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हमारी, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। ठीक है, ये हमारा पूरा एक्ट हो जाता है। और जो हमारा पोक्सो है, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है, क्योंकि हमसे कभी कभी होता है एग्जाम्स में, हमसे डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे यानी इसकी कितनी धाराएं, इसमें कितने चैप्टर हैं और कितनी अनुसूचियां इसमें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें हम सभी को कवर करेंगे। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012। ठीक है, ये इसका हिंदी में हो जाएगा। ठीक, यह अधिनियम और कब आया था? 2012 में इसको लाया गया था। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि ये लागू कब हुआ था। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इस अधिनियम की आवश्यकता हमें क्यों हुई। ठीक है, ये क्यों लाया गया था। ठीक है, इसको हम ये भी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि भारत में बच्चों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 18 साल से कम उम्र के 472 मिलियन बच्चे हैं। यानी कि जो बालक की जो गिनती होती है, वो 18 साल से जिसकी भी उम्र कम होगी, उसकी जो गिनती होगी वो बालक में उसकी गिनती होगी। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें भी राज्य द्वारा बच्चों की सुरक्षा भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विस्तृत अध्ययन द्वारा गारंटी दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में कि जो हमारा अगला इसमें कुछ पॉइंट ये हो जाते हैं, इसमें बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को देखते हुए भी इसे अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो हमारे विधेयक पे जो संसद के अंदर जो विधेयक लाया गया था, ठीक है, 2011 में हमारा ये विधेयक लाया गया था। ठीक है, और जो संसद से पास हुआ था, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था, तो ये 22 मई 2012 को यहाँ से ये संसद से पास हुआ था। दोस्तों, इनको जो नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है। 2021 में यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो राष्ट्रपति को ने जो मंजूरी दी इस पर, वो 19 जून 2012 को जो है राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी थी। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारा जब ये लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? जो हमारा ये लागू हुआ था, ये 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। और उस समय जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हुआ था। 14 नवंबर को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 14 नवंबर को हम जो है चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस हम जो है 14 नवंबर को मनाते हैं। इसलिए ये इसमें जो है 14 नवंबर को लागू किया गया था। और ये उस समय जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि 2019 के बाद में जो है इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद में, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, उसको 31 अक्टूबर 2019 को हटाने के बाद में, ठीक है, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद जो उसमें जो हमारा ये एक्ट आया था, पोक्सो एक्ट जो था 2019 में, इसमें संशोधन करने के बाद में इसको जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो हमारा ये था पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले एकमात्र गोवा बाल अधिनियम, ठीक है, बाल अधिनियम 2003 बाल दुर्व्यवहार कानून एकमात्र विशिष्ट हिस्सा था। यानी कि जो हमारा पोक्सो अधिनियम था, जो मतलब ये बना था, मतलब इससे बनने से पहले गोवा में सिर्फ एकमात्र राज्य था गोवा ऐसा, जिसके अंदर जो बाल अधिनियम 2003 में जो इसको लागू किया था। बाकी किसी भी राज्य में लागू नहीं था और ना ही ये पूरे देश में लागू था। ठीक है, 2012 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में हमारा इसमें जो अगला पॉइंट ये आ जाता है कि अनुच्छेद 15 के 3 में जो है राज्य बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा। मतलब ये राज्य का हमारा कर्तव्य होगा। मैंने पॉलिटी वाली क्लास में आपको कराया था आर्टिकल 15 का 3rd, तो इसमें बताया था मैंने आपको, तो राज्य है, राज्य का जो है कर्तव्य होगा कि ये बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध करेगा। जैसा हमारा 86वां संविधान संशोधन करके जो है बच्चों के जो शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, इसी में देखेंगे अगला हमारा जो रहता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एक यूएन कन्वेंशन हुआ था हमारा 1989 में, ये हमारा बच्चों के अधिकार से संबंधित था। ठीक है, जो इसमें भारत ने भाग लिया था। ठीक, तो इसमें हस्ताक्षर जो किए गए थे सभी देशों ने, तो 30 नवंबर 1989 को जो सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो यूएन जो कन्वेंशन हुआ था, ये न्यूयॉर्क के अंदर जो है ये कन्वेंशन हमारा हुआ था। ठीक है, और जो ये प्रभाव में हमारा आया था यूएन कन्वेंशन, तो हमारा
2 सितंबर 1990 में ये हमारा प्रभाव में आ गया था। ठीक है, जो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, भारत ने 11 दिसंबर 1992 में 1992 में जो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूएन कन्वेंशन पर जो है भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे या फिर भारत इसमें जो है कब शामिल हुआ था। तो हमारा जो 11 दिसंबर 1992 में जो है भारत इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे जो ये हमारा अधिनियम था यानी पोक्सो अधिनियम, ठीक है, ये हमारा 2012 में आया था। ठीक है, ये हमारा जो 2012 में जो इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। जो इसके अंदर अध्याय हम देखेंगे, चैप्टर जो है इसके अंदर 9 चैप्टर हैं हमारे, और जो धाराएं यानी सेक्शन है इसमें 46 धाराएं हैं। ठीक है, और अनुसूची इसके अंदर तो एक अनुसूची है। यहाँ से हमसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो हमारा पोक्सो अधिनियम है इसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय यानी कि चैप्टर इसके अंदर है। दोस्तों इसमें जो कुछ वर्ड ऐसे होंगे कि आप अगर मैं उनको आपको समझाऊंगा तो थोड़ा आपको अलग फील होगा, लेकिन मतलब जो आप थोड़ा अलग समझेंगे, मतलब गलत वे में उनको नहीं ले आना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है और हमारा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, और ऐसे संडे टू संडे जो है हम एक अधिनियम करते हुए चलेंगे, जिससे कि वैकेंसी आने तक जो है हमारा जो पूरा सिलेबस है मूल विधि का भी और पॉलिटी का भी उसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो हमारी इसकी प्रस्तावना थी इस अधिनियम की, वो प्रस्तावना क्या थी। इसमें प्रस्तावना थी कि बालकों के संरक्षण के लिए, ठीक है, और लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से संबंधित जो है हमारी प्रस्तावना थी इसमें, और इसीलिए जो है इस एक्ट को लेकर के आया गया था। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे हमारा, इसमें जो हमारा चैप्टर 1 हो जाता है, चैप्टर 1 में हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। चैप्टर 1 में हमारी धारा 1 आ जाती है, तो इसमें हमारा संक्षिप्त नाम दे रखा है, यानी कि जो हमारा ये अधिनियम था इसका संक्षिप्त नाम दे रखा है। तो इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा हमारा, ये गलत लिख गया था, ये होगा हमारा POCSO यानी पोक्सो अधिनियम। ठीक है, एक्ट हमारा 2012, ये इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा। और जो इसका विस्तार है ये संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है वो 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में हो गया था। अभी मैं आपको पीछे बता कर गया हूँ कि ये 2019 से ही क्यों हुआ था। ठीक है, इससे 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में था, लेकिन 2019 के बाद में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था, इसलिए संपूर्ण भारत ये हो जाएगा। ये लागू हमारा 14 नवंबर 2012 को ये लागू किया गया था। ये हमारी धारा 1 इसमें जो है कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों इसमें मैंने अभी आपको बताया, जो इसमें टोटल धाराएं हमारी सेक्शंस हैं वो 46 धाराएं इसके अंदर दे रखी हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं सभी मतलब जो 46 हैं उनको तो हम कवर जो है इसमें करेंगे हम, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं उनको आप जो नोट करते हुए चलना। ठीक है, इसमें हमारा धारा 2 आ जाती है। धारा 2 यानी सेक्शन 2 हमारा इसमें है, ये परिभाषाओं से यानी डेफिनेशन से संबंधित है कि जो बच्चों के जो बारे में क्या क्या परिभाषाएं हैं, लैंगिक उत्पीड़न की क्या क्या परिभाषाएं, वो हमारी धारा 2 के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारी धारा 2D हमारा ये कहता है कि धारा 2D में हमारे है कि बालक जो है, बालक किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक की श्रेणी में आएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर उम्र जो है उसकी 18 वर्ष से कम है तो जो उसको जो है बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अगर 18 वर्ष से उम्र उसकी ज़्यादा हो जाती है या 18 वर्ष हो जाती है तो उसको जो वयस्क की यानी किशोर की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ये यानी कि हमसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बालक की परिभाषा जो है किस धारा, पोक्सो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है, तो ये धारा हमारी 2D हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा हमारा जो है ये हमारी स्लाइड में थोड़ी दिक्कत हो गई, इसमें हमारा ये अध्याय 2 हो जाता है। ठीक है, अध्याय 2 में हमारा ये कहा गया है कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। ठीक है, ये हमारा अध्याय 2 के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अध्याय 2 में हमारा क्या कहा गया है, तो बालकों के विरुद्ध जो है लैंगिक अपराध इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारा धारा 3 में दोस्तों इसमें कहा गया है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 1 था उसके अंदर हमारी धारा 1 और धारा 2 से संबंधित था। चैप्टर 2 हमारा जो है, चैप्टर 2 में हमारी धारा 3 आ जाती है। ठीक है, इसमें धारा 3 में हमारा ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला करना माना जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा वो कब माना जाएगा। ठीक है, ये हमारी धारा 3 है। तो इसमें हमारा ये है कि पेनिट्रेशन बाय पेनिस इन द माउथ, विजाइना एंड एनस। ठीक है दोस्तों, इसको जो है थोड़ा आप समझ रहे हैं, कुछ वर्ड दोस्तों इसमें ऐसे हैं कि थोड़ा आपको लग रहा होगा कि गलत है ये वर्ड, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है अधिकतर बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारी धारा 3 का बी इसमें क्या कहता है, धारा 3B में इसमें कि किसी अन्य वस्तु को किसी भी सीमा तक जो है प्रवेश कराना, ये हमारी धारा 3 इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इसमें हमारे धारा 3 का सी में यह है कि बालक के शरीर के किसी भी भाग द्वारा A या B में से कोई एक कार्य करना होगा। ठीक है, ये हमारी धारा 3 का सी हो जाता है। ठीक, इसमें धारा 4 हमारा ये कहता है कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, यानी कि जो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, जैसे कि दिल्ली में एक केस आया था, जो रोड वाला केस आपने देखा होगा कि ठीक है, तो उसमें जो
लोहे की रोड का जो उसमें इस्तेमाल किया गया था ना, ठीक है, ये उसी से संबंधित हमारी धारा 4 आ जाती है। तो इसमें जो दंड दिया जाता है तो वो 7 वर्ष से और आजीवन कारावास तक जो है इसके अंदर सजा दी जाएगी। और जो ये कारावास होगा ये कठोर भी हो सकता है और ये सादा भी हो सकता है। कठोर कारावास उसमें ये होगा कि जेल में ऐसे पत्थर वगैरह तोड़वाए जाते हैं, ये उससे संबंधित हमारा कठोर कारावास हो जाएगा। या जैसे घास वगैरह छिलवाई जाती है या जैसे जेल की सफाई वगैरह करवाई जाती है तो ये हमारा कठोर कारावास के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। ये 7 वर्ष से और आजीवन कारावास धारा 4 के अंतर्गत इसमें हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में ही एक हमारा पोस्को, जो हमारा ये पोक्सो बिल आया था 2019 में, इसमें जो है संशोधन 2019 में किया गया था। यानी जो एक्ट आया था हमारा 2012 में एक्ट आया था और 2019 में जो है एक बिल आया था और बिल में जो है इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा राज्यसभा से 18 जुलाई 2000 ये हमारा 2019 होगा, ठीक है। 2019 को जो है हमारा ये 18 जुलाई को राज्यसभा से पास हो गया था, ठीक है। और लोकसभा से जो है हमारा 24 जुलाई 2019 को लोकसभा से इसको पास कर दिया गया था। तो इसमें जो है हमारी दंड की जो प्रकृति थी जो उसको जो है बदल दिया था। पहले 7 वर्ष से आजीवन कारावास था उसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन जो है इसको 2019 के बाद में जो इसका दंड की प्रकृति थी वो कम से कम 10 वर्ष की जो सजा इसमें कर दी गई थी और आजीवन कारावास, यानी जो पहले थी इसमें पहले 7 वर्ष से और आजीवन कारावास थी, लेकिन जो है इसमें 2019 के बाद में कम से कम 10 साल तो इसके अंदर सजा होगी, यानी कम 10 साल से तो कम नहीं होगी, 10 साल से ऊपर हो सकती है। और जो एक लास्ट जो सीमा होगी इसकी सजा की वो आजीवन कारावास होगी, ठीक है। इसमें आगे हमारा अगला पॉइंट ये दे रखा है कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ अपराध होता है तो 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। यानी कोई बच्चा है, ठीक है, उसके साथ मान लो कोई रेप वगैरह हो गया और उसकी उम्र जो 16 साल से कम है, ठीक है, और या फिर जघन्य कोई रेप वगैरह जैसे दिल्ली का केस था जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो उसमें अगर उस बालक की उम्र जो है 16 साल से कम है, ठीक है, तो जो उसमें सजा दी जाएगी वो 20 वर्ष की सजा होगी या फिर आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास के साथ में जो है एक जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना जो है न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाए, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे हमारा चैप्टर जो है 2B आ जाता है। चैप्टर 2B हमारा जो है इसमें ये कहता है कि धारा 4 जो है धारा 5 हमारा चैप्टर 2B के अंतर्गत हमारी धारा 5 आ जाती है। धारा 5 में ये कहा गया है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर का मतलब दोस्तों इसमें ये होता है कि गंभीर श्रेणी, यानी दोस्तों इसमें मूल विधि में हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हमारे एकदम डायरेक्ट हिंदी में हम समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुतर का मतलब हमारा ये होता है कि गंभीर श्रेणी यानी प्रवेशन हमला, ठीक है। अगर इसमें जो उसमें देखेंगे अगर किसी पुलिस की निगरानी में होता है, किसी पुलिस के द्वारा अगर होता है तो उसमें जो है क्या क्या उनको दंड की प्रकृति उसमें दी गई है, ठीक है। तो धारा 5 के ए में हमारा ये किया गया है कि पुलिस अधिकारी होते हुए, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पुलिस अधिकारी है और वो पुलिस अधिकारी होते हुए अगर ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह है हमारा पहला पॉइंट, थाने अथवा नियुक्ति परिसर सीमा के अंदर अगर ऐसा कार्य होता है, ठीक है, या फिर किसी थाने के परिसर में ऐसा कार्य होता है, ठीक। तो और आगे देखेंगे अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसा कार्य करता है या फिर जहाँ पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी पहचान हो वहाँ पर वह ऐसा कार्य करता है। और हमारा धारा 5 का भी हमारा ये कहता है कि सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए, सशस्त्र बल का सदस्य दोस्तों इसमें ऐसे हमारा जो है वो ITBP या फिर BSF CISF CRPF उसका सदस्य होते हुए और वो कोई ऐसा अपना कार्य करता है तो ठीक है। धारा हमारा इसमें जो है 5 का D इसमें ये कहता है कि किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह यानी कि रिमांड होम जैसे कि होता है हमारा संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह, ठीक है, तो उसका जो हमारा प्रबंधक हो या फिर कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। धारा 5 का ई हमारा ये कहता है कि किसी सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारी द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हमारा, ठीक है दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे, ये सभी धाराएं जो इंपॉर्टेंट है सभी को साथ में नोट करते हुए चलना दोस्तों। इसमें जो है स्टार्टिंग में आपको जो है ये धाराएं जो है याद करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप जो क्लास को 1-2 बार देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो लिख के देखना, आप जो 1-2 बार आप जब लिख करके देखेंगे कॉपी पर तो धाराएं आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें धारा F में हमारा ये कहता है कि शैक्षणिक संस्था अथवा धार्मिक संस्था का कर्मचारी हो। धारा G में जो है हमारा गैंगरेप द्वारा जो ऐसा कार्य किया जाए, या फिर धारा H में हमारा जो है हथियार आदि का भय दिखाकर प्रवेशन किया जाए। मतलब जो है हथियार वगैरह दिखा करके, जैसे आप रोड पर कोई बच्चा जा रहा है तो ठीक है उसको हथियार वगैरह दिखा करके जो प्रवेशन हमला होता है, लैंगिक प्रवेशन हमला, उसको दिखा करके जो उसके साथ में ऐसा हो। या फिर धारा I में हमारा ये कहा गया है कि घोर उपत्ति या फिर ज्ञान इंद्रियों को जो है क्षति पहुंचाकर, ठीक है। धारा J में हमारा ये कहा गया है कि बालक के मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असक्त हो। जो बालक है वो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असक्त हो, मतलब जो है मतलब विकलांग वगैरह हो या फिर पागल वगैरह हो तो उसके साथ में ऐसा हो, ठीक है। धारा K में हमारा यह है कि मानसिक
विक्षिप्त बालक के साथ में दुष्कर्म, यानी कि मानसिक विक्षिप्त यह है कि उसका जो हमारा मानसिक संतुलन है सही नहीं है, मतलब पागल एक तरीके से यह है कि मतलब सही तरीके से वो दिमाग से अपने कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे पागल की श्रेणी में आता हो, तो उसके साथ में अगर ऐसा दुष्कर्म किया जाए तो। धारा एल में हमारा यह है कि एक से अधिक बार लैंगिक प्रवेशन हमला, यानी किसी व्यक्ति के साथ में एक से अधिक बार अगर लैंगिक प्रवेशन हमला होता है तब उसमें से उसको जो है क्या सजा दी जाएगी, ठीक है, वो भी हम अगली धारा में देखेंगे। इसमें धारा एम हमारा ये कहता है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला, ठीक है। धारा एन है हमारा नातेदार अथवा रिश्तेदार द्वारा लैंगिक प्रवेशन हमला, ठीक है। धारा ओ में हमारा यह है कि बच्चों के सेवा देने वाली संस्था के मालिक अथवा कर्मचारी द्वारा 2019 से जो है इसमें एक बदलाव, ये कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी 2019 के बाद में इसमें कि प्रवेशन लैंगिक हमला बालक, अगर प्रवेशन लैंगिक हमले से, ठीक है, बालक की मृत्यु हो जाती है तब उसको जो है क्या सजा दी जाएगी, ठीक है। धारा इसी में हमारा 5 के डी में 2019 में जोड़ा गया था कि प्राकृतिक आपदा अथवा हिंसात्मक घटनाओं के दौरान, ठीक है। तो हमारा धारा 6 में जो है इससे संबंधित जो है हमारे दंड दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो दंड है अगर हमारा क्या दिया गया ये देखेंगे हमारा कि गुरुतर का मतलब जैसे मैं अभी आपको बता कर गया हूँ कि वो हमारा गंभीर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड क्या दिया जाएगा, यानी कि जो गंभीर श्रेणी का प्रवेशन लैंगिक हमला होगा उसमें दंड कितना दिया जाएगा। तो 2012 में जो है इसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाता था, ठीक है इसमें, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 2019 से जो है इसमें 20 वर्ष का कारावास और या फिर मृत्युदंड प्लस जो है जुर्माना इसमें जो है लगाया जाएगा। जुर्माना मैंने अभी आपको बताया कि जुर्माना जो है न्यायालय के द्वारा इसमें जुर्माना तय किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में ही हमारा इसमें चैप्टर जो है 2C आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 2C में हमारा धारा 7 आ जाती है, ठीक है। धारा 7 में हमारा क्या है कि लैंगिक आश्रय के साथ में बालक के शरीर के हिस्सों को छूना, यानी कि रोड वगैरह पर कोई बच्चा वगैरह जा रहा है, ठीक है, उस बच्चे के जो है शरीर को मतलब किसी भी हिस्से को जो है टच करना, किस आश्रय से उसका जो आश्रय ये होना चाहिए कि लैंगिक आश्रय होना चाहिए, उसके लैंगिक आश्रय से जो है बच्चे के शरीर को छूना, ठीक है। तो इसमें हमारा धारा 7 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा ये है कि धारा 8 में जो है इससे संबंधित हमारा दंड दिया गया है। तो इसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का जो है कारावास हो सकता है, यानी 3 साल से 5 साल तक की जो इसमें जेल हो सकती है अगर आप जो किसी बच्चे को जो 18 साल से कम है, ठीक है, उसके जो है किसी शरीर के किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी हिस्से को आप लैंगिक आश्रय से छूते हैं तो आपको जो है 3 साल से 5 साल तक का कारावास हो सकता है पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत में, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारा इसमें चैप्टर हमारा 2D आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 2D में हम दोस्तों ये देखेंगे कि चैप्टर 2D में हमारा कितने कौन सी धारा है। धारा 9 में दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि गुरुतर लैंगिक हमला, यानी गंभीर श्रेणी का अगर लैंगिक हमला होगा तो जो है उसमें जो है क्या क्या कंडीशन उसकी बनेंगी, ठीक है। धारा 5 की सभी कंडीशन में से कोई एक पर होते हुए, जैसे कि अभी दोस्तों मैं आपको बताया था धारा 5 की मैं लगभग आपको 16 से 17 में कंडीशन अभी आपको बता करके आया हूँ, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन होती है, ठीक है, उनमें किसी भी एक भी कंडीशन के थ्रू जो है ये लैंगिक हम गुरुतर लैंगिक हमला हमारा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या दंड दिया जाएगा। तो धारा 8 में जो है इसका दंड दिया गया हमारा, इसका दंड जो होगा 7 वर्ष से जो है 5 साल तक की, मतलब 5 से 7 साल तक की जो है इसमें सजा होगी, ठीक है, कारावास यानी कि जेल होगी, ठीक है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो है आपको जो है ये धाराएं याद करने में प्रॉब्लम होगी, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको 1-2 बार आपको देख लेना क्लास को, फिर उनको जो है आप इन धाराओं को लिख के देखेंगे 1-2 बार तो आराम से ये धाराएं याद हो जाएंगी, ठीक है। 2019 से यदि बच्चे के शरीर में किसी भी रसायन या हार्मोन के द्वारा अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी लाना, ठीक है, अगर 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, अगर 2007 से किसी बच्चे के मतलब जो शरीर के अंदर, ठीक है, या फिर किसी रसायन को आप डाल रहे हैं या फिर हार्मोन के द्वारा अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी ला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको होता है जैसे हमारी कुछ टैबलेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको खिला करके जल्दी जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो एकदम आ जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो अगर ऐसा होता है तो उसमें जो है 5 से 7 साल तक की जो है उसके अंदर सजा हो सकती है, ठीक है। इसमें देखेंगे धारा जो हमारा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर हमारा 2E आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 2E में हमारा धारा 11 है, इसमें जो हमारा लैंगिक उत्पीड़न आ जाता है। लैंगिक उत्पीड़न हमारा ये होता है कि मान लो किसी का आपने फोटो वगैरह क्लिक कर लिया, फोटो क्लिक करने के बाद में आप जो है उसको यानी कि मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टॉर्चर करना है कि तुम्हारा ये फोटो है, इस हम फोटो को वायरल करेंगे, इस तरीके से ये हमारा लैंगिक उत्पीड़न में आ जाता है। तो इसमें हमारा ये कहा गया है कि लैंगिक उत्पीड़न हमारा वो होता है जो फोटो वीडियो इशारे आदि से जो उत्पीड़न किया जाता है, तो ये हमारा लैंगिक जैसे गंदे गंदे इशारे होते हैं ना उस तरीके से, तो ये हमारा लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा धारा 12 के अंतर्गत जो है इसमें दंड ये दिया गया है कि अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो इसमें लगा सकता है। दोस्तों इसमें बताऊंगा कि इनके लिए आप एक जो हमारा कोर्ट जो हमारा एक विशेष न्यायालय की स्थापना होती है
यानी कि हम सेशन कोर्ट को भी विशेष न्यायालय बना सकते हैं। वो देखेंगे कि इनकी जो न्यायालय की सुनवाई जो मतलब जो इन केस की सुनवाई जो है किस न्यायालय में होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे लैंगिक उत्पीड़न जो है हमारा, जैसे फोटो वीडियो या फिर इशारे आदि से जो उत्पीड़न किया जाता है उसको जो हम लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं। और जो इसकी लैंगिक उत्पीड़न की जो हमारी सजा है, दंड दिया जाएगा, वो 3 वर्ष तक का, तो इसमें जेल हो सकती है और जो इसमें जो है जुर्माना भी लगा सकते हैं। जुर्माना जो होगा हमारा ये न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में ही अगला हमारा चैप्टर जो आता है, चैप्टर जो हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। अभी तक तो हम जो चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया हमने। चैप्टर 3 इसमें देखेंगे हम कि अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का जो है उपयोग और दंड। यानी कि चैप्टर 3 हमारा ये है कि अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए, जैसे अश्लील साहित्य का मतलब ये है कि जैसे कोई वीडियो वगैरह होती है, जैसे वेब सीरीज वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें बच्चों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो बच्चों का उपयोग किया था, तो उसमें जो क्या क्या दंड उसके लिए होंगे। तो धारा 13 में हमारा ये बताया गया है कि अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, यानी कि अश्लील साहित्य हमारा कुछ बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो वीडियो वगैरह होती है, जो वेब सीरीज वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें जो बच्चों का प्रयोग किया था मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा कि आगे है हमारा कि जैसे उसमें ये होता है कि ज्ञानेंद्रियों का यानी कि जनेंद्रियों का प्रदर्शन, ठीक है, बालक का उपयोग नकली अथवा वास्तविक कार्यों में करना, ठीक है, किसी बालक का अशोभनीय या फिर अश्लीलता पूर्वक जो है प्रदर्शन करके मतलब उसमें दिखाना, ठीक है, ये हमारा धारा 13 के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें भी दोस्तों ये सजा दी गई है कि मतलब किसी बच्चे का आप जो इस तरीके से अश्लीलता पूर्वक जो है प्रयोजन में प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हमारा एक धारा 14 के द्वारा जो है इसमें दंड दिया गया है, 2012 तक जो है इसमें 5 वर्ष की सजा और जुर्माना था, ठीक है। इसको दोस्तों जो है आप थोड़ा ध्यान से देखना इस वाली धारा को, हमारा धारा 14 को, यानी कि जो इसमें दंड दिया जाता था 2012 तक जो है इसमें 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना था। लेकिन 2019 से इसमें जो है कम से कम 5 साल तक की सजा, ठीक है, कर दी गई इसमें। यानी कि 2012 में जो है 5 वर्ष तक की सजा थी, लेकिन 2019 में जो कम से कम 5 वर्ष की सजा, यानी कम से कम 5 वर्ष की होगी, इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा तो हो सकती है। लेकिन उसमें जो है 5 वर्ष तक की सजा थी, मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा 2012 में उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। लेकिन 2019 में जो है कम से कम 5 वर्ष होगी, इससे ज़्यादा होगी, लेकिन इससे कम हमारी नहीं होगी। इसमें आगे अगले हमारे पॉइंट में हमारा ये है कि अश्लील साहित्य यानी प्रवेशन लैंगिक हमले में जो है 10 वर्ष का कारावास होगा। यानी अश्लील साहित्य में अगर हम प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो उसमें जो है 10 वर्ष का कारावास इसमें होगा, ठीक है। तो इसी को जो है 2019 में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया। 2019 में संशोधन करने के बाद में इसमें तो मृत्युदंड अथवा 20 वर्ष की सजा जो है इसके अंदर कर दी गई, ठीक है। इसी में अगले पॉइंट में हमारा अगर अश्लील साहित्य के अंदर लैंगिक हमला होता है तो 6 से 8 वर्ष तक की सजा इसमें थी 2012 तक, ठीक है। 2012 में जो ये संशोधन जो है अधिनियम था इसको लागू किया था। लेकिन 2019 से जो है 3 साल से 5 साल तक की जो है इसके अंदर सजा कर दी गई, ठीक है, अगर लैंगिक हमला इसमें होता है तो, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे अगले पॉइंट में हमारा यह है कि अश्लील साहित्य अगर धारा 9 के जैसा होता है तो उसमें जो है 8 साल से 10 साल तक की सजा इसके अंदर होगी, जैसा ही धारा 9 वाली आपको पता करके आया हूँ, ठीक है। तो 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया, तो इसकी सजा को जो है 5 से जो है 7 साल तक की जो है इसके अंदर सजा कर दी गई, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में हमारी धारा 15 आ जाती है। धारा 15 में हमारा ये बताया गया है कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अश्लील बाल साहित्य को संग्रहित करना। यानी वाणिज्यिक प्रयोजन वो होते हैं हमारे, जैसे कि आपने जो बुक वगैरह देखी होंगी तो उनके कवर पेज पे जो फोटो वगैरह होती है, कुछ अश्लीलतापूर्वक जो हमारी पुस्तकें होती हैं मार्केट में बिकती है, ठीक है, और जो प्रयोजन जो हमारी मैगजीन वगैरह होती हैं उन पर जो फोटो होते हैं तो उसके लिए, ठीक है, ये हमारा वाणिज्यिक के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए जो है हमारा बच्चों के जो फोटो वगैरह उनको संग्रहित करने पर जो है हमारा तो 3 साल तक का जो है इसके अंदर कठोर कारावास दिया जाता है। ये हमारा धारा 15 के अंतर्गत इसमें आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में हमारा चैप्टर जो है हमारा 4 देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 में हमारा ये कहा गया है कि धारा 16 जो है हमारी चैप्टर 4 के अंतर्गत आ जाती है। चैप्टर 4 में की जो हमारी धारा 16 है इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक, ठीक है। दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक क्या होते हैं? दुष्प्रेरक जो है हमारा वो होता है कि उस काम को करने वाला व्यक्ति, ठीक है, और दुष्प्रेरण वो होता है कि वो जो किया गया काम होता है वो दुष्प्रेरण होता है और जो उसको करने वाला व्यक्ति होता है वो दुष्प्रेरक होता है हमारा, ठीक है। ये हमारी धारा 16 इसके अंतर्गत बताती है, ठीक है। जैसे दुष्प्रेरक वो होता है हमारा, जैसे वो किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है उस काम के लिए तो उसको तुझे जो है ऐसा करना चाहिए, ठीक है, वो हमारा जो दुष्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। जो को उस कार्य को जो किया जाएगा वो हमारा दुष्प्रेरण किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया है, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारी धारा 17 आ जाती है। धारा 17 जो है हमारा दुष्प्रेरण का दंड को बताती है। तो इसमें अपराध करने वाले के समान दंड दिया जाएगा, यानी दुष्प्रेरण का दंड जो दिया जाएगा वो दुष्प्रेरक को और जो हमारा उस कार्य को करने वाला होगा इन दोनों को जो है समान दंड दिया जाएगा। एक तो अपराध करने वाले को और जो दुष्प्रेरण करवाएगा उसके द्वारा जो जिससे करवाया जाता है, ठीक है, दोनों को जो है उसमें बराबर सजा दी जाएगी। धारा 18 में जो है हमारा अटेम्प्ट आ जाता है, यानी कि प्रयास, यानी कि मान लो जो है
कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये हमारा धारा 18 के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हम प्रयास भी उसमें कोई व्यक्ति मान लो प्रयास भी करता है तो उसमें भी जो है उसको सजा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो दंड दिया जाता है, इसमें जो दंड है हमारा वो अधिकतम अवधि के जो है आधे के बराबर जो है इसमें दंड दिया जाता है। यानी कि अधिकतम अवधि हमारी जैसे 20 वर्ष है, ठीक है, तो उसके आधे के बराबर अगर आप उसमें जो है, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करने पर जो दंड दिया जाएगा तो वो दीर्घतम अवधि जैसे हमारी 20 साल है तो उसके आधे के बराबर यानी 10 साल की सजा जो उसमें दी जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा आगे जो चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 5 हमारा जो है इसमें आ जाता है। चैप्टर 5 में हमारे ये दिया गया है कि मामलों की रिपोर्ट करने की जो है प्रक्रिया क्या होगी। यानी जितने भी मामले हमारे ये सामने आते हैं तो इन मामलों की जो रिपोर्ट करने की प्रक्रिया होगी, रिपोर्ट इनकी जो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमारा धारा जो हमारा चैप्टर 5 है इसके अंतर्गत जो है बताया गया है। ठीक है, तो हमारी इसमें धारा 19 हम ये देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की जानकारी या अपराध के होने की संभावना की जानकारी है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति के पास में धारा 19 में कहा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति के पास में जानकारी है इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ऐसा अपराध होने वाला है या फिर उसको ऐसा मतलब यहाँ पर कोई अपराध हुआ है या फिर उसको संभावना है कि यहाँ पर जो है ऐसा अपराध किसी जगह पर होने वाला है या फिर ये हो गया या फिर होने वाला है, ऐसी संभावना है उसको। ठीक है, तो वो अपनी जो उस प्रक्रिया जो उसकी जानकारी होगी रिपोर्ट की, मतलब जो उस रिपोर्ट को जो है किस व्यक्ति को दे सकता है, कहाँ पर वो जा करके उसकी जानकारी दे सकता है, ये हमारी धारा 19 के अंतर्गत बताया गया है। तो ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि किशोर पुलिस में या फिर स्थानीय पुलिस को वो जानकारी दे सकता है। एक तो हमारा किशोर पुलिस होती है उसमें जानकारी दे सकता है, या फिर जो स्थानीय पुलिस है वहाँ पर जा करके वो व्यक्ति उसमें जानकारी दे सकता है। ठीक है, रिपोर्ट जो लिखी जाएगी लिखित रूप में प्रविष्ट संख्या के साथ में दर्ज की जाएगी, यानी जो रिपोर्ट होगी वो लिखित रूप में वहाँ पर जो है नोट की जाएगी। रिपोर्ट लिखने के 24 घंटे के भीतर जो है पीड़ित बालक को संरक्षण गृह या फिर निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, और ये ऐसा जो कराने का कर्तव्य होगा ये पुलिस का कर्तव्य होगा। यानी रिपोर्ट लिखने के, अगर रिपोर्ट आपने लिख ली है, ठीक है, रिपोर्ट लिखने के जो है 24 घंटे के भीतर जो पीड़ित बालक होगा उसको जो है या फिर संरक्षण गृह में रखा जाएगा या फिर जो निकटतम अस्पताल होगा, ठीक है, उसमें भर्ती कराया जाएगा, और जो ऐसा करने का कर्तव्य होगा ये पुलिस जो है ऐसा कर्तव्य करेगी। ठीक है, आगे अगला हमारा पॉइंट है कि बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय अथवा सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय में भी बालक का बयान, मतलब जो बालक हमारा पीड़ित बालक है, ठीक है, उसका जो बयान लिया जाएगा वो बाल कल्याण समिति ले सकती है या फिर हमारा विशेष न्यायालय ले सकता है या फिर सेशन कोर्ट जो है उसका जो है बालक का जो है बयान लिया सकता है। दोस्तों हमारा यहाँ से जो है मानसिक अभिरुचि में करके जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में मतलब कांस्टेबल में यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप अच्छे से नोट करते हुए चलना। ठीक है, हमारा धारा 20 दोस्तों इसमें कहती है, धारा 20 में से मीडिया, हॉस्पिटल, लॉज, होटल, फोटो मतलब जो हमारा फोटोग्राफी आदि के कार्मिक का कर्तव्य जो है पुलिस को जो है सूचना देना होगा, ये हमारा पुलिस होगा लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से ठीक है, जो हमारा धारा 20 है जैसे मीडिया, हॉस्पिटल हो गया, लॉज हो गया, ठीक है, हमारा होटल हो गया, फोटोग्राफी हो गया, जो आदि के जो कार्मिक का जो कर्तव्य होगा, इनके जो मतलब जो कार्मिक यानी कि जो इनके मालिक वगैरह होंगे जो इनका कर्तव्य दिया जाएगा वो जो पुलिस को सूचना जो है इनका पुलिस को सूचना देना जो है इनका कर्तव्य हो जाएगा। ये हमारा धारा 20 इसमें बताती है। धारा 21 का फर्स्ट इसमें ये कहता है कि धारा 19 का फर्स्ट और धारा 20 के तहत रिपोर्ट करने में अगर विफल होने पर 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना होगा। मान लो कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, जो हमारा धारा 20 और धारा 19 में किसी व्यक्ति को के पास जो ऐसी जानकारी है, ठीक है, या फिर उसको संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है और वो फिर भी उस चीज़ को जो छुपा लेता है, ठीक है, मान लो उसको लगता है कि इस जगह पर जो ऐसा अपराध होने वाला है, ठीक है, और वो उस चीज़ को छुपा लेता है, वो बता नहीं पाता, मतलब जानकारी उसकी जो पुलिस को नहीं देता है, तो धारा 21 के फर्स्ट के तहत जो है उसमें जो है उसके ऊपर जो है केस दर्ज हो जाएगा, उसको जो है 6 महीने तक की जो उसके अंदर सज़ा हो सकती है और या फिर उसके ऊपर जो है जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, आगे इसी में जो है रिपोर्ट न लिखने पर जो है 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माना होगा। मान लो आपके पास जानकारी है, ठीक है, और आप रिपोर्ट लिखवाने गए, ठीक है, और कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है, उसमें जो आपको रिपोर्ट नहीं लिखता तो उस पुलिस अधिकारी के तहत भी जो आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, तो उसमें जो उसको जो है 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी उस पर जो है लग सकता है। ठीक है, इसी में धारा हमारा 21 का सेकंड हमारा है कि बाहर साधक अथवा इंचार्ज को जो है 1 साल तक की सज़ा होगी। मान लो कोई व्यक्ति अगर कांस्टेबल वगैरह है तो उसको 6 महीने तक की सज़ा होगी, और अगर वो इंचार्ज वगैरह है, ठीक है, तो उसको जो है 1 साल तक की सज़ा होगी। ठीक है, अगला हमारा जो है धारा 21 का थर्ड में हमारा यह है कि उपर्युक्त बालक पर प्रभावी नहीं होते हैं। मतलब ऐसा जो कार्य है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर वो ऐसा कार्य करता है तो उसके ऊपर जो है ऐसी जुर्माना वगैरह और जो सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर जानकारी किसी बच्चे वगैरह के पास है और वो नहीं देता है तो उसको ऊपर जो है ये धाराएं लागू नहीं होंगी। ठीक है, हमारी धारा 22 इसमें ये कहती है कि मिथ्या परिवाद या झूठी सूचना देने के लिए दंड। अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो झूठी सूचना दे देता है कि मान लो ऐसा वहाँ पर कोई मतलब जो है
अपराध हुआ नहीं है और व्यक्ति जो है उसकी सूचना दे देता है कि वहाँ पर ऐसा अपराध है, झूठी सूचना अगर दे देता है धारा 22 के तहत, तो उसको भी जो उसके तहत धारा 22 के तहत जो उसमें दंड दिया जाएगा। तो इसमें हमारा यह है कि धारा 22 के फर्स्ट में यह है कि धारा जो है हमारी 3, 5, 7 और 9 से संबंधित मिथ्या सूचना देने पर 6 महीने तक का जो है कारावास हो सकता है। अगर आप जो है गलत सूचना देंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपको 6 महीने तक का कारावास हो सकता है। और अगला हमारा पॉइंट इसमें यह है कि बालक द्वारा झूठी सूचना देने पर बालक उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ हम लोग किसी बालक के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा झूठी सूचना दी जाती है तो उसमें जो बच्चे को कोई सजा नहीं दी जाएगी, मतलब बच्चा उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अगले पॉइंट में हमारा यह है कि बालक के विरुद्ध झूठी सूचना देने पर 1 साल तक का कारावास हो सकता है। मान लो आप किसी बच्चे के विरुद्ध जो है झूठी सूचना दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको भी 1 साल तक का कारावास हो सकता है, यानी 1 साल तक की जेल उसमें हो सकती है। ठीक है, धारा हमारी 23 ये कहती है, धारा 23 में बताया गया है कि बालक की पहचान सार्वजनिक न करना। धारा 23 में मान लो किसी बच्चे के साथ में कोई पीड़ित बालक है, उसके साथ में मान लो कोई जो है दुष्कर्म हो गया, तो जो वो बच्चा होगा उसका नाम जो आप रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, उसको जो सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसको जो है आप जो सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से उसका नाम वगैरह फोटो जो है उसमें रखेंगे। धारा हमारी 23 कहती है। ठीक है, उसमें दंड जो है हमारा 6 महीने से 1 महीने तक का जो है उसमें कारावास हो सकता है। अगर जो उसमें आप जो है कोई अधिकारी है, ठीक है, उस बच्चे का नाम और फोटो रिवील कर देता है तो उसको जो 6 महीने से 1 साल तक की सजा जो है उसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, इसी में हम आगे देखेंगे जो हमारा अगला चैप्टर आया था, चैप्टर हमारा 6 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता कर गया हूँ जो हमारे इसके अंदर टोटल चैप्टर हैं वो हमारे इसके अंदर 9 चैप्टर हैं और हमारी 46 धारा हैं। ठीक है, सभी धाराओं को हम इसमें जो है कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारा छठा चैप्टर आया था इसमें चैप्टर 6 में हमारा यह है कि धारा 24 के फर्स्ट में बताया है कि बच्चे के निवास स्थान या फिर पसंदीदा स्थान पर जो है कथन, यानी कि अगर मान लो किसी बच्चे के साथ में कोई दुष्कर्म हो गया तो जो पीड़ित बालक है उसको जो अगर उसको बयान वगैरह लिया जाएगा तो बच्चे के या तो निवास स्थान पर जा करके बयान लिया जाएगा और या फिर उसके जो पसंदीदा जो बच्चे का पसंदीदा स्थान होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जा करके बयान बच्चे का ले सकते हैं। ठीक है, जो बयान वगैरह लेगा वो हमारा SI रैंक या फिर इससे ऊपर का अधिकारी होगा। मान लो जो पीड़ित बच्चा है जो उसका बयान वगैरह लिया जाएगा या फिर वो SI रैंक का अधिकारी होगा या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, यानी कि इससे नीचे का अधिकारी कांस्टेबल वगैरह या हेड कांस्टेबल वगैरह उस बच्चे का जो है बयान नहीं ले सकते। ठीक है, इसी में अगला कथन में हमारा अगला पॉइंट में यह है कि कथन लेते समय जो अधिकारी जो बिना वर्दी के होगा, मतलब जो उस बच्चे के जो बयान लेने जाएगा, ठीक है, जो हमारा SI रैंक का अधिकारी है उससे ऊपर का अधिकारी होगा, ठीक है, तो उस बच्चा जो हमारा जो अधिकारी होगा वो बिना वर्दी के जाएगा। वो बिना वर्दी के इसलिए जाएगा क्योंकि बच्चा जो है वर्दी में देख करके जो उसको डर सकता है, इसलिए जो बयान लिए जाएंगे उसके बिना वर्दी के यहाँ से बयान लिए जाते हैं उसके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यह है कि बालक को बयान लेते समय अभियुक्त के संपर्क से बाहर जो है रखा जाएगा। मतलब अगर किसी बालक के जो बयान ले रहे हैं, ठीक है, और अगर जिसने उसके साथ अपराध किया है अगर उसी के साथ में उसका बयान ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है उससे जो है बाहर रखा जाएगा, मतलब उसके सामने जो है उसको बयान हम नहीं ले सकते, उसको जो है उससे अलग रखा जाएगा। हमारा इसमें अगला पॉइंट यह है कि बालक को रात में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब बालक है तो उसको जो है रात में जो पुलिस स्टेशन में हम नहीं रोक सकते, उसको जो है दिन में अगर उसके बयान वगैरह लिए जाएंगे, अगर बच्चा जो बालक है वो चाहता है कि वो पुलिस स्टेशन में बयान दे तो उसमें ले लिए उसके पुलिस स्टेशन में ही बयान ले लिए जाएंगे, और बाकी उसको जो रात में पुलिस स्टेशन में हम नहीं रोक सकते और न ही रात में उसको पुलिस स्टेशन बुला सकते। ठीक है, अगली हमारी धारा 25 आ जाती है। धारा 25 में यह है कि यदि बालक के बयान CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा कथन बालक के बोले अनुसार दर्ज करेगा। मतलब जो बालक का बयान है वो अगर CRPC की धारा हमारी 164 के तहत दर्ज किया गया है तो जो मजिस्ट्रेट होगा हमारा, ठीक है, तो वो जो जैसा बच्चे ने बोला है, ठीक है, उसी को जो है उसके अनुसार ही नोट करेगा, यानी कि वो अपनी तरफ से उसमें कुछ और नहीं लिखेगा, जो उसमें बच्चे ने बोला है वो उसी को उसमें नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, आगे इसमें हम ये देखेंगे कि अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं होगी। ठीक है, अधिवक्ता मतलब ये है जो हमारा अभियुक्त है, जिसने जो आरोपी है हमारा, जिसने दुष्कर्म किया है, ठीक है, तो उसके अधिवक्ता मतलब जो इसमें वकील की बात कही गई है, तो उसमें जो उसका वकील है उसकी आवश्यकता नहीं होगी कि उसका वकील भी उसके सामने जो है उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अगली हमारी धारा आ जाती है धारा 27। धारा 27 ये है कि बिना FIR आदि के बिना भी बालक की चिकित्सा परीक्षा CRPC धारा 164A के तहत हो सकती है। मान लो इसमें जो है कि ऐसा होता है कि बिना FIR के जो मतलब जो बालक के साथ में मतलब दुष्कर्म वगैरह रेप वगैरह हो गया है, ठीक है, तो अगर उसमें ये होता है कि पहले FIR लिखी जाएगी फिर बाद में उसमें जो उसको जो है हॉस्पिटल भेजा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम इसमें जो CRPC की धारा 164A के तहत जो है उसको पहले जो चिकित्सीय सहायता देंगे, ठीक है, हॉस्पिटल भेजेंगे, बाद में जो उसमें FIR लिख सकते हैं। धारा हमारी पोक्सो एक्ट की धारा जो है 27 इसमें कहती है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा जो पीड़ित बालिका होगी, ठीक है, अगर बालिका मतलब जो पीड़ित है वो एक बालिका है तो जो उसकी चिकित्सीय परीक्षण होगा वो एक महिला डॉक्टर के द्वारा
किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इसमें पॉइंट यह है कि चिकित्सा परीक्षण बालक के माता पिता या फिर संरक्षक आदि की उपस्थिति में जो है किया, जो हमारा चिकित्सा परीक्षण होगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो वो बालक के माता पिता के सामने होगा या फिर जो उसका कोई संरक्षक होगा, ठीक है, उसकी उपस्थिति में ये ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मानसिक अभिरुचि में आपने जो उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी कि इस जो हमारी 2024 वाली वैकेंसी, इसमें तो मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन हमारे आए नहीं थे, जो अगस्त में एग्जाम होता, ठीक है, री एग्जाम होता, जो हमारे फरवरी में आए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर इसमें आता है चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में हमारा ये बताया गया है कि विशेष न्यायालय, यानी कि जो है मान लो जो हमारे जैसे अपराध हो जाते हैं, ठीक है, तो अपराध से संबंधित जो इसमें सजा वगैरह दी जाती है वो किन न्यायालयों में जो सजा दी जाती है, ये हमारा विशेष न्यायालयों की इसमें स्थापना की जाती है, ये हमारा चैप्टर 7 में इसमें बताया गया है। तो इसमें हमारी धारा 28 आ जाती है। धारा 28 ये है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सेशन अथवा सत्र न्यायालय को घोषित कर सकते हैं। यानी जो राज्य सरकार है, ठीक है, एक विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। जो विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, वो हाई कोर्ट, जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सेशन कोर्ट की जो है स्थापना उसमें कर सकती है। ये धारा 28 के तहत होगा। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे हमारा जो IT एक्ट है, हमारा IT एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत भी अधिकारिता दी गई है। यानी कि राज्य सरकार जो है IT एक्ट 2000 की धारा 67B के तहत भी विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, धारा 39 में, धारा जो हमारी 29 से 29, इसमें बताया गया है कि न्यायालय आरोपी को दोषी मानकर चलता है। यानी कि जो हमारा न्यायालय होगा, जो आरोपी होगा, उसको जो दोषी मान करके चलता है कि इसने ही ऐसा कार्य किया है, चाहे वो बाद में जो उसको बरी कर दिया जाए, लेकिन स्टार्टिंग से जो है हमारा न्यायालय होगा उसको मतलब आरोपी को दोषी मान करके चलेगा। ठीक है, धारा हमारी इसमें 31 आ जाती है। ठीक है, धारा 31 में हमारा ये बताया गया है कि न्यायालय में जो प्रक्रिया होगी वो CRPC 1973 के तहत होगी। यानी जो न्यायालय के अंदर जो प्रक्रियाएं चलेंगी, ठीक है, वो हमारी CRPC के तहत जो उसमें प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे हमारा धारा 32 आ जाती है। इसमें धारा 32 में हमारा ये बताया गया है कि विशेष लोक अभियोजक होगा। ठीक है, विशेष अभियोजक मतलब यह है कि जो एक विशेष वकील होगा, ठीक है, वो इसमें धारा 32 के अंदर जो है न्यायालय के अंदर एक विशेष वकील होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा यह है कि जो वकील होगा उसको क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या उसको जो अनुभव होना चाहिए, ये हमारा धारा 32 बताएगी। तो इसमें एक वकील के तौर पर 7 साल का अनुभव होना चाहिए। जो हमारा विशेष लोक अभियोजक होगा उसको जो है वकील के तौर पर जो है 7 साल का अनुभव होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस जो है उसको 7 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा जो चैप्टर आ जाता है, इसमें चैप्टर हमारा जो इसमें 8 आ जाता है। चैप्टर 8 में हमारे साक्ष्य बताए गए हैं, क्या क्या साक्ष्य हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें धारा 33 हमारे ये कहती है कि कोर्ट अगर संज्ञान ले लेता है तो पुलिस रिपोर्ट पर तथ्य जो है सहित अपराधों का होने का गठन होगा। तो संज्ञान वगैरह लेगा वो हमारा कोर्ट संज्ञान लेगा, और वो साक्ष्यों के ऊपर ही जो हमारा कोर्ट जो संज्ञान लेगा, और जो पुलिस की रिपोर्ट होगी उसी के साथ में जो है हमारा जो पुलिस की रिपोर्ट है और जो हमारे तथ्य हैं उनके साथ में अपराध के होने का जो गठन किया जाएगा, वो जो संज्ञान लेगा हमारा वो हमारा कोर्ट उसमें जो है संज्ञान लेगा। और जो पहला मामला हमारा जो सुनता है वो सेशन कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय जो इन मामलों को सुनता है। ये हमारा धारा 33 इसमें कहती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में हमारा अगला पॉइंट इसमें दोस्तों ये कहता है कि ट्रायल के दौरान जो भी प्रश्न बालक से पूछने हैं वह पहले कोर्ट को देने होंगे। मतलब ट्रायल के दौरान कोई पुलिस अधिकारी वगैरह है, ठीक है, अगर वो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो उन क्वेश्चंस को जो है पहले मतलब जो है कोर्ट को देने होंगे। ठीक है, बाद में जो उनको जो है उस बालक से पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस। ठीक है, पहले कोर्ट में उन क्वेश्चंस को जमा करना होगा। अगले पॉइंट में है कि बालक को बार बार न्यायालय नहीं बुलाया जाए। ऐसा नहीं है कि मान लो उस केस की सुनवाई, मान लो 10 बार उस केस की सुनवाई हुई है तो 10 बार ही उस जो पीड़ित बच्चा है, ठीक है, उसको 10 बार ही बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हमारी धारा जो है इसमें हमारी धारा 32 जो है इसमें कहती है कि बार बार जो है बच्चे को न्यायालय नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी में जो है इसमें दंड की प्रक्रिया है, इसमें दंड और प्रतिकर देने की शक्ति जो हमारा इस कोर्ट को दी गई है। यानी कोर्ट जो है दंड जो है हमारा ये सेशन कोर्ट ही इसमें दंड दे सकता है और प्रतिकर भी उसमें देने की शक्ति दंड को दी गई है। यानी कि जो उस पर मतलब जुर्माना वगैरह जो लगा सकता है ये हमारा कोर्ट ही सेशन कोर्ट उसमें लगा सकता है। ठीक है, धारा 34 हमारी ये कहती है इसमें कि अभियुक्त गाड़ी स्वयं बालक है तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होगी, या इसमें हमारा गाड़ी नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अभियुक्त जो है स्वयं बालक है। ठीक है, जो हमारा अभियुक्त है, ठीक है, मतलब धारा ये है कि मान लो जिसने अपराध किया है वो भी एक बालक है और किसी दूसरे के साथ में क्या तो वो भी एक बालक है।
तो इसमें जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो उसमें कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, उसमें जो कार्रवाई की जाएगी, अगर वो बालक ने ही कोई दुष्कर्म किया है तो सीआरपीसी के तहत उसमें जो कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो उसमें कार्रवाई उस पर की जाएगी, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारा जो अभियुक्त की पहचान है वो सेशन न्यायालय करेगा, यानी अभियुक्त की जो पहचान की जाएगी वो हमारा सेशन कोर्ट अथवा सत्र न्यायालय के द्वारा जो है ये पहचान उसकी की जाएगी, ठीक है। इसी में हमारी अगली धारा यह आ जाती है, धारा 35 हमारी ये कहती है कि अपराध का संज्ञान लेने के 30 दिन के अंदर बालक का साक्ष्य अभिलिखित होना चाहिए। मतलब जो अपराध का संज्ञान लेने के बाद के 30 दिन के भीतर जो है जो बालक का साक्ष्य होगा अभिलिखित, यानी उसको जो है लिखित रूप में जो बालक के साक्ष्य होंगे, ठीक है, उसको जो है कोर्ट के सामने पेश करने होंगे, ठीक है। ये धारा हमारी 35 कहती है, ठीक है। जो मामले का विचरण होगा संज्ञान के 1 साल के भीतर जो उसमें किया जाएगा, यानी जो मामले का विचरण होगा यानी कि जो उसको रिवील किया जाएगा, ठीक है, तो उसको संज्ञान लेने के 1 साल के भीतर जो उसको रिवील किया जाएगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में जो उसको रिवील कर दिया जाएगा, 1 साल के भीतर जो उनको रिवील कर दिया जाएगा, ठीक है, गुप्त रूप में नहीं रखा जाएगा। अगली हमारी धारा यह आती है धारा 37। धारा 37 में हमारा ये बताया गया है कि ट्रायल का इन कैमरा बालक के माता पिता या संरक्षक के अधीन में उपस्थित होना चाहिए। मतलब धारा 37 में यह है जो हमारा बच्चे के ऊपर जो उससे पूछताछ वगैरह होगी, जो ट्रायल होगा तो वो इन कैमरा होगा, मतलब जो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होगा, मतलब जो उसकी फोटोग्राफी वगैरह सब होगी, ठीक है। तो जो फोटोग्राफी वगैरह जो वीडियो वगैरह होगी तो जो उस बालक के माता पिता या फिर जो संरक्षक होंगे उनकी उपस्थिति में होगी। ये ऐसा नहीं है कि रूम के अंदर जो पीड़ित बालक है उसको ले गए और एक पुलिस अधिकारी पहुंच गया और उसके बाद में जो उसकी पूछताछ हो रही है, ऐसा नहीं है। जो पूछताछ वगैरह होगी बच्चे के माता पिता के साथ ही होगी या फिर जो उनका संरक्षक है वो उन्हीं के सामने ही उसमें जो है की जाएगी, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो उस पुलिस अधिकारी से डरे नहीं, ठीक है। इसमें अगला देखेंगे हमारा लास्ट चैप्टर हमारा आता है अध्याय 9। अध्याय 9 में हमारा ये बताया है कि धारा 40 जो विधिक सहायता लेने का अधिकार देता है, यानी धारा 40 में जो चैप्टर 9 है इसके अंदर धारा हमारी 40 आ जाती है, जिसमें विधिक सहायता लेने का अधिकार जो है हमारा धारा 40 के अंतर आ जाता है, यानी विधिक सहायता जो है आप जो है सरकारी वकील भी आप इसमें जो है कर सकते हैं धारा 40 के तहत, ठीक है। धारा 43 इसमें ये कहता है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार जो है अधिनियम की जागरूकता है। केंद्र सरकार का इसमें जो दोस्तों धारा 43 के तहत कर्तव्य बताया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अधिनियम की जागरूकता है, ठीक है, लोगों को कैसे इसमें जो जागरूक किया जाना चाहिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें कर्तव्य बताया गया है कि जो है किस लोगों को जो है कैसे इसमें जो है अवेयर करना चाहिए कि जो इस मतलब जो इस अधिनियम को किस तरीके से लोगों को बताया जाए, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य इसमें बताया गया है, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हमारा इसमें धारा हमारी 44 आ जाती है। धारा 44 हमारी ये कहती है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है इसके जो हमारा ये एक्ट है पोक्सो, ठीक है, तो इसकी जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है ये हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा की गई है, ठीक है। और जो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो हमारा एक्ट है ये हमारा महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण जो हमारा मिनिस्ट्री है ये उसके अंतर्गत हमारा इसमें कार्य करेगा, ठीक है। जो अगला हमारा धारा आ जाती है धारा 45। धारा 45 में यह है कि प्रावधान करने की शक्ति का उल्लेख है, यानी कि इसका जो प्रावधान है वो कहाँ तक हो सकता है और कब तक जो इसका प्रावधान होगा, ये हमारी धारा इसमें 45 ये जो है बताती है, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे कि जो हमारा पोक्सो अधिनियम के अध्याय 2 के प्रावधानों की जवाबदेही से नाबालिग पीड़ित बाहर रखे गए हैं। मतलब जो नाबालिग पीड़ित है वो जो अध्याय 2 में जैसे कि मैं अभी आपको बता कर गया हूँ, ठीक है, जो उसके प्रावधान है जो उसकी जवाबदेही वगैरह जो पूछताछ वगैरह होगी उसमें जो नाबालिग पीड़ितों को जो है बाहर रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार पोक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग पीड़ित केवल इसके तहत मुआवजा मांग सकते हैं। जो हमारे नाबालिग पीड़ित होंगे वो सिर्फ जो है इसमें मुआवजा मांग सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा इसमें देखेंगे जो हमारी धारा 46 आ जाती है। धारा 46 में हमारा ये बताया गया है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी कि जो इससे संबंधित इस एक्ट के संबंधित जो कठिनाइयाँ आएंगी, इस एक्ट से संबंधित जो काम किया जाएगा जो उसमें कठिनाइयाँ आएंगी उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा और क्या क्या उसमें शक्ति दी गई है। दोस्तों हमारी लास्ट धारा है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता करके आया था मैं कि इसमें जो धारा है 46 धारा है और 9 चैप्टर हैं, सभी को हमने अच्छे से इसमें कवर किया था। दोस्तों अगर आपने क्लास पूरी कर ली तो फिर जहाँ इस एक्ट से संबंधित कितने भी प्रश्न आ जाएं आप जो अच्छे से उसमें जो है बना करके आ जाएंगे, ठीक है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लास को जो है हाथों हाथ जो आप नोट्स बना करते हुए चलना और 1-2 बार आप जब इस क्लास को देखेंगे तभी आपको ये धाराएं याद हो जाएंगी, वरना आप जो 1-2 बार जो है लिख कर देखना कॉपी पर, वो ये धारा आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे धारा 46 हमारी ये है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन को कोई आदेश नहीं किया जाएगा। मतलब जो हमारे अधिनियम के जो प्रारंभ से जो 2 वर्ष के पश्चात की जो अवधि होगी, ठीक है, उस अवधि की समाप्ति के पश्चात इस अधिनियम की जो कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा, जो हमारा 2012 के 2 साल बाद में, ठीक है।
जो हमारी अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात यशस्वी संसद के प्रत्येक सदन में जो है समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, जो कोई भी आदेश इस धारा के तहत किया जाएगा, ठीक है, तो वो संसद के जो है प्रत्येक सदन के समक्ष जो है इसमें रखा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एक्ट। जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में आपको बता करके आया था, जो हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, कि हम जो है प्रत्येक संडे जो है एक अपने एक्ट को निपटाते हुए चलेंगे। जैसे कि आज हमने जो है पोक्सो को अच्छी तरीके से इसमें देख लिया है, और दोस्तों 40 से 45 मिनट की हमारी क्लास हुआ करेगी। इसमें जो हम एक एक्ट को अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो वैकेंसी आने से पहले पहले हमारा जो है सभी जो है हम एक्ट को अच्छी तरीके से कर लेंगे, और साथ में हमारी पॉलिटी की सीरीज जो हमारी पॉलिटी है वो अच्छे से हम कवर करते हुए चलना है। और दोस्तों इनकी जो सभी जो हमारी पॉलिटी का हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस हैं हमारी, और जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं, लिंक की हमने जो इनको जो लिंक है इनकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और अगर आप स्टार्टिंग से नहीं क्लास देखना तो दोस्तों उन क्लासेस को देख लेना। ठीक है, इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।